ओके जी, गुड इवनिंग। तो अभी असाइनमेंट मैंने ग्रुप पे भेजा था ना, तो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो इसमें 2024 तक का ही है, तो एक अलग से क्लास में हम 2025 का डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैम 2025 में जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा एंड गेट 2025 में जो होगा, तो वो अलग से डिस्कस कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना। ये है क्योंकि ये पिछले साल वाला ही है, तो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मर्ज कर देंगे, हो जाएगा, है ना। तो ट्राई किए हैं, क्या करें, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करें या फिर आप डाउट पूछोगे जिन लोगों ने ट्राई किया है? कैसे करें बताओ। अगर सॉल्व करके आए हो तो ठीक है, अगर मुझे सॉल्व करना है तो भी ठीक है, लेकिन बताओ करना क्या है। कुछ नहीं करना तो भी ठीक है, तो आराम से तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। ये चीज़ है। फिर आगे थ्योरी थोड़ी अगर सिर्फ पढ़ना है तो थ्योरी थोड़ी पढ़ा दूंगा। ये थ्योरी जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम करोगे तो 3-4 महीने लगे। क्वेश्चन नंबर 10। हम्म। सर क्वेश्चन नंबर 5 तो जिनके जो भी डाउट्स हैं, स्टार्टिंग से। हाँ, 1 बाय 1 सर स्टार्ट करते हैं। ये तुम चैट में भी लिख सकते हो ना क्वेश्चन नंबर। तो जैसे बाइनोमियल थ्योरम हमने अलग से डिस्कस नहीं किया अभी, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो 11th 12th में था, तो वो आपने पढ़ा होगा, अलग से मैंने नहीं बताया। बाकी अगर ब्रीफली में बता दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि 11th 12th का जो बुक आप पढ़े होंगे, जिन लोगों ने रिवाइज किया होगा, तो उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहाँ पे बस अगर ब्रीफली मैं बता सकता हूँ जो, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बाइनोमियल मेनली जो आप देखेंगे, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, इसलिए वो डिस्कस नहीं किया। मेनली जो क्लास 12th का स्पेशली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो क्लास 12th में था। क्लास 12th में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे बाइनोमियल ही है ना। तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, जैसे नोटेशन है एक्स का बाइनोमियल n कॉमा पी, है ना। तो जहाँ n क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसको यूज़ करूंगा तो मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, हालांकि आप लोग जानते होंगे सब लोग। तो यहाँ x जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना। एक मिनट, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन NIID ट्रायल्स। अब IID क्या होता है, हालांकि वही IID जो आप जानते हो, है ना, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर आर n ट्रायल्स, है ना, और वो सब IID है, मतलब सब पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है, सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सक्सेस का सेम है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। तो जिसको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं, आप बुक में पढ़े होंगे, तो इसका उन्होंने नाम दिया होगा बर्नौली ट्रायल, है ना। 12th के बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा होगा बर्नौली ट्रायल। उसमें होता है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए, है ना, और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ओके, तो और ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, है ना, ये भी होता है। बर्नौली ट्रायल का मतलब है कि ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, है ना। तो ईच ट्रायल, एक ये भी कंडीशन होता है बर्नौली ट्रायल का, कि ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। तो इसमें जो आप लोग जानते हैं, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो r नंबर ऑफ सक्सेस या स्मॉल x नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो r ही ले लेता हूँ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेसेस। तो बाय डिफॉल्ट यू आर फाइंडिंग एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस r फेलियर, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस, यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस r फेलियर, दे आर सेम थिंग। क्योंकि जब आप n ट्रायल्स हैं तो r सक्सेस, तो ऑब्वियसली n माइनस r फेलियर्स हैं, सेम बात है ना। और और इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, NCR p की पावर r 1 माइनस पी की पावर n माइनस r, है ना, वेयर r कैन टेक वैल्यू, 0 1 2 अप टू n, ठीक है। तो ये सपोर्ट होता है, ये बेसिक जो 12th क्लास में है ये ना। बाकी आगे वहाँ 12th में ये भी है कि जो एक्सपेक्टेशन निकालोगे आप, तो आपको मिलेगा NP, वेरिएंस निकालोगे तो मिलेगा NPQ, Q इज़ 1 माइनस पी। सो ये मिलेगा, है ना। तो ये ब्रीफली जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। चलिए, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है 5, सो 5वें क्वेश्चन पे जिनके जो भी है ना, जो क्वेश्चन डिस्कस करना है चैट में लिखो 1 बाय 1, तुम्हारे जो भी है ना, तो चैट में जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखो, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको सब डाउट है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और अगर सब डाउट है इसका मतलब तुम अभी है ना बहुत है ना कितने पानी में हो वो अभी, तो बहुत है ना अभी गहरे पानी में, बहुत ऊपर आना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए, तो ये कह रहा है कि एन आर्चर मेक्स 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट्स एट अ टारगेट, ठीक है, एंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट ईच अटेम्प्ट इज 5/6। तो हिट करने का 5/6 है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट हिज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, सो मान लो इवेंट ई है, गिवन दैट ही हैज़ टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो ये मान लो एफ इवेंट है। तो मैंने क्या नाम दिया, ई इवेंट है लास्ट 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट, और एफ इवेंट है टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, जिन लोगों को टॉप रैंकर्स में आना है उनको, जितने बच्चे अपियर हो ना, समझो उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या तो तुम्हारा ऑलरेडी बहुत अच्छा लेवल है तो कम करोगे तब भी हो जाएगा। जो भी कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत है ना अच्छे हैं, या बीएससी बहुत अच्छे से किया, एमएससी अच्छे से, उनको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, तो वो थोड़े से प्रैक्टिस कर लेगा काम हो जाएगा। अगर तुम्हारा लेवल कम है, तुमको टॉप करना है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। और हम तो, मतलब मेरे पास ड्राइव अभी एक्सेस नहीं दिया हमने, या डीपीपी अपलोडेड है, मतलब इतनी मटेरियल है कि तुम 10 साल तक सॉल्व करो तभी खत्म नहीं होगा। तो तुम्हें कोशिश करना है, जितना तुम कर लोगे उतना इनफ है, जितना कर सकते हो। मतलब मेरे पास प्रॉब्लम सेट इतने हैं, मतलब 15 20 30 हज़ार क्वेश्चन है, कलेक्शन है अराउंड, अगर तुम सारा देखोगे तो वो तुम्हें करने में 10 साल लगेंगे, तब जाए कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन जितना कर सकते हो करके देख लो, ये है। फिर वैसे ही मॉक टेस्ट में भी, जैसे तुम अभी इंटरव्यू देखोगे बच्चों का, मैं पूछता हूँ, तो मैंने पिछले साल 200 टेस्ट कराए, 100 यूनिट वाइज, 100 फुल लेंथ। अभी जो लोग टेस्ट दे रहे होंगे परिमल सर का टेस्ट दे रहे हो, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यू, हमारा टेस्ट अभी मई के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जो एक्सेस है ना पिछले साल के बच्चों को अभी तक है, तो मई में आईएसआई का एग्जाम हो जाएगा, तो सबका एक्सेस हटा देंगे पुराने बच्चों का, फिर आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। तो हमारा अलग पोर्टल है mathstats.conducteexam.com, तो उस पर टेस्ट होगा, जैसे एग्जाम का एक्चुअल एग्जाम होता है वैसे ही सेम होगा, है ना। ऐप पे, मतलब ऐप पे भी होगा, लेकिन आप लैपटॉप से भी दे पाओगे। तो उसमें अगर, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस के लिए 15 20 हज़ार क्वेश्चन है, टेस्ट में 10 हज़ार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इतना अगर कर लिए तो टॉप ही कर जाओगे। लेकिन ना कर नहीं पाता कोई, है ना, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन तुम्हें अपने लेवल पर कोशिश करना है, जितना कर पाओगे उतना मिलेगा, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करो कोई और करेगा, है ना। जरूरी नहीं सारे बच्चे हमारे यहाँ ही हैं, हमारे यहाँ है मतलब 30 40% बच्चे हमारे यहाँ ही होते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे जिनको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेते हैं, तो तुम्हें देखना है। सो करना क्या है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, ठीक। अब निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, या लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, और यह टोटल 7 सक्सेसफुल। कितने अटेम्प्ट इसने लिए, 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट्स था, है ना। तो अगर ऐसे देखोगे आप तो एन एक्चुअली 10 है, निकाल पाएंगे, देखो अब। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले एफ की बात करते हैं। एफ का मतलब टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, तो 10 ट्रायल है और 7 सक्सेस चाहिए, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, 10 ट्रायल्स हैं और हमें 7 सक्सेसेस चाहिए। अगर मान लो, चलो रैंडम वेरिएबल के थ्रू अगर मैं सॉल्व कर लूँ, लेट से मैं बोलूँ x है नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, है ना, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, तो x तो यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई बताओ जिनको समझ आ रहा है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, अगर x बाइनोमियल सर। बाइनोमियल में 10 कॉमा सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/6, यही है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकालने का क्या मतलब, अगर मैं x के टर्म में बात करूँ, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f, टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, तो मुझे x बराबर 7 निकालना है ना।
तो ये अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्लास 12th में जो आपने बाइनोमियल पढ़ा उसी के बेस पे, जो 11 12th के बुक में है, जो मैंने रिवाइज करने के लिए कहा था आप लोगों को, तो उसमें है ये। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 10 चूज 7, सक्सेस की पावर 7, फेलियर की पावर 10 माइनस 7 3। तो ये तो एफ की प्रोबेबिलिटी आई। अब मुझे चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। अब आप समझिए, लास्ट दो सक्सेसफुल है, वो फिक्स हो गया कि लास्ट 2 अटेम्प्ट आर सक्सेसफुल, एंड इंटरसेक्शन है टोटल 7 है, तो 10 ट्रायल्स है। मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा हूँ। सो टोटल 10 ट्रायल्स हैं, उसमें लास्ट 2 सक्सेस ही है, तो फिक्स है। तो लास्ट 2 की अगर मैं बात करूँ 9th और 10th ट्रायल की, तो 9th ट्रायल सक्सेस है, मतलब 5/6 5/6। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? 9th ट्रायल 10th ट्रायल, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, दोनों होने चाहिए, ई एंड एफ बोथ विल हैपन साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब है कि लास्ट 2 तो सक्सेसफुल है। अब एफ होने के लिए क्या, टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट चाहिए, तो 2 तो सक्सेसफुल हो ही गया। तो जो पहले 8 ट्रायल है, इन द फर्स्ट 8 ट्रायल्स कितने सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगे? जिनको समझ आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ में इसने कहा है लास्ट 2 सक्सेसफुल है, इसने कहा टोटल 7 सक्सेस है, तो लास्ट 2 सक्सेस मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब जो बचे हुए मेरे पास पहले 8 ट्रायल है, उस 8 ट्रायल में कितने सक्सेस होंगे? 5। 5, क्योंकि टोटल 7 ट्रायल चाहिए था। तो आपको यहां कहीं ना कहीं ऐसा निकालना है, x बराबर 5 और इनटू में ये दोनों, तो मतलब 8 ट्रायल में 5 किस में, अच्छा ये 10 में से नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है ना, क्योंकि वो x 10 के लिए था। तो हमारे पास क्या है, टोटल 10 ट्रायल था। अब मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लास्ट 2 सक्सेस हो गया, और बाकी 8 ट्रायल में हमें टोटल सक्सेस 7 था, टोटल 2 सक्सेस हो गया, 5 सक्सेस आएगा। तो 8 ट्रायल में 5 सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आउट ऑफ 8 ट्रायल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस? आउट ऑफ 8 ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस, 8C5 सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है? 5/6, इसकी पावर 5, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी पावर 8 माइनस 5 3। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, है ना? तो ये चाहिए ना, दिस अपॉन दिस डिवाइड करो भाई, और बताओ क्या होगा। मे भी इन्होंने ऑप्शन ऐसे लिखा, हो सकता है इनमें से आ जाए। तो सिंप्लीफाई करो एक बार, देखो। तो ये 5, अच्छा अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 8 चूज 5, और ये 5/6, इस पूरे की पावर हो जाएगी यहाँ से 2 7, और 1/6 इसकी पावर 3, यही ना? तो वैसा है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे क्या होगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करो, मतलब मेनली इसको इससे डिवाइड करना है। तो पहले ये न्यूमरेटर में ये है, तो यहाँ बचेगा 8 चूज 5 अपॉन, यहाँ बचेगा क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा 10 चूज 7। इसको ओपन करोगे 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन करोगे 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचा क्या? इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो क्या आता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ठीक है, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 9 इंटू 8, तब 8 8 यहाँ भी कट जाएगा, सो 42 अपॉन 90, है ना? इसको और कैंसिल करना चाहोगे 21/45, ये किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा ना, 7/15। चेक करो जी, ये 7/15 आंसर आ रहा है। अब किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। डन जी, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी जो जिनका डाउट है ना वो ग्रुप चैट में लिखो, मैं एक एक करके देखता हूँ। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखे? 5 10 पे आते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन है 1 बाई 1 जी। 6th one also. हाँ 1 बाई 1 हो, एक एक करके ही होगा। तो इसमें जो है ये हालांकि उसका क्वेश्चन है, वैसे अगर आप देखोगे तो ये मार्कोव चेन टाइप का क्वेश्चन है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, लेकिन तब पूछ लिया होगा उन्होंने, है ना? सब्जेक्टिव था, तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहाँ भी यूज़ होती है ना, तो वैसे लिखा नहीं है। देखिए
क्योंकि आपको पता होगा ना, मार्कोव चेंज इन लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, तो वैसा कुछ है ना। तो सो कह रहा है पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट द पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर है ना, आइदर वेट और ड्राई टुमारो है ना, विल बी सेम एज दैट ऑफ द टू डे। तो ये यहाँ दो चीजें होती हैं ना, टुडे टुमारो है ना। इफ द वेदर इज, अच्छा नहीं, वो तो मुझे वो देखना है, टुडे टुमारो नहीं, टुडे इधर, अगर हाँ ठीक है चलो। सो यहाँ ड्राई वेदर है ना, एंड वेट वेदर, यहाँ ड्राई वेट वेदर, ठीक है। और यहाँ मैं बात करूँ अगर, तो लेट्स से दिस इज, दिस रिप्रेजेंट्स टुडे एंड दिस रिप्रेजेंट्स टुमारो, ठीक है। तो वैसा है, ये टुमारो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर टुडे है। ये मैं कह रहा हूँ दिस इज टुडे एंड देयर इज टुमारो, ठीक है। तो अब क्या है कि कहना चाह रहा है कि पी द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर इज वेदर टुमारो विल बी सेम एज दैट ऑफ द टुडे। तो आज ड्राई है तो कल भी ड्राई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, यही ना। आज अगर ड्राई है और कल भी ड्राई होगा, सेम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। आज वेट है कल वेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी पी है। तो टोटल आपको पता होगा रो का सम 1 होता है। तो ये पी है, तो आज ड्राई है कल ड्राई, देखो टुडे इज ड्राई, तो कल भी ड्राई होगा, प्रोबेबिलिटी पी है। तो कल ड्राई नहीं होगा मतलब वेट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी, क्योंकि सम 1 होना चाहिए। फिर वेट है आज, तो कल ड्राई होगा, तो आज वेट है कल भी वेट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस पी, है ना। तो जो लोग मार्कोव चेन पढ़े होंगे वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ये। लेकिन अल्दाउ ये अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बस आपको बता देता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। लेकिन अगर ऐसा होगा, सपोज ये गिवन है, तो आपको फिर ये निकालना आसान है। तो मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तो सब्जेक्टिव नहीं आते। जैम में 2014 से पहले है ना, सब्जेक्टिव ही आता था 14 तक। 15 से ऑनलाइन एग्जाम हो गया है और ऑब्जेक्टिव हो गया है। जो अभी पैटर्न है वो पैटर्न 2015 से चल रहा है। उससे पहले 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था। 2005 2014 कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, कुछ सब्जेक्टिव, लाइक 15 ऑब्जेक्टिव 14 सब्जेक्टिव, ऐसा मॉडल ज़्यादातर के ईयर्स में आए हैं। चेंज भी हुआ है पैटर्न, तो वैसा है। तो ये सब्जेक्टिव है, तो ये तब हो सकता है सिलेबस में रहा हो, उन्होंने पूछ लिया हो, है ना। बट ये ऐसा प्रूव दैट तो अब आएगा नहीं। तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते, ज़्यादा दिमाग खराब हो तो इग्नोर कर दो, क्योंकि हमें उन क्वेश्चन में फोकस करना है जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, उस टाइप के हैं जो अभी है। लेकिन फिर भी देख लो। सो सो ये कहीं कहीं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स टाइप का टीपीएम है। सो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आगे देखिए। इफ द वेदर इज ड्राई टूडे so that Pn, the probability that it will be dry n days later satisfies this। तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, जो भी n वाला क्वेश्चन है आप कैसे प्रूव करते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये लगा सकते हैं, तो वो लगा लीजिए। सो जैसे मतलब ऐसे प्रूव करने का, अगर आप प्रूव करना चाहो, प्रूव दैट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज प्रूव दैट वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा ना जैम में ना गेट में, ठीक है। तो फिर भी अगर प्रूव करना चाहो तो इंडक्शन लगा लो। अगर आप प्रूव करना चाहते हो सो यू अप्लाई इंडक्शन टेक्निक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या कहता है कि ये किसके लिए कह रहा है, एन यहाँ पे कुछ फिक्स किया है ना। सो एन को 1 रखते हैं, तो देखो ट्रू है कि नहीं है। तो P1 क्या आ जाएगा एन को 1 रखने पे, अच्छा 0 हो जाएगा। P0 आई थिंक हाँ 2 से स्टार्ट करें। तो सो वेदर ड्राई टूडे, ठीक है। अच्छा बता दिया कि टूडे इज ड्राई वेदर, सो Pn बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई n डेज लेटर। तो n 1 है, 1 डे लेटर की बात कर रहे हैं। सो P0 मतलब आज ड्राई है ऐसा मान लो। तो P1 तो कल या तो ड्राई भी हो सकता है या क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी उस तरह से कुछ लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो n को 1 रखो, देखो क्या आता है। तो 1 रखें, P0 हो जाएगा नहीं। तो 2p माइनस 1 इंटू P0 प्लस 1 माइनस P। तो P0 तो
तो इनिशियल मान लो आज मैं P0 को आज लेते हैं, आज क्या है, ड्राई है, और कल इट विल ड्राई, कल भी ड्राई होगा, आज ड्राई है कल भी ड्राई। तो ड्राई होने की प्रोबेबिलिटी मान लो अभी के लिए मैं इसको 1 ले लेता हूँ, है ना, P1 तो ड्राई होना है, सो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आज ड्राई है तो n डेज लेटर, n को मैंने 1 लिया है, एक दिन बाद, ठीक है। हालांकि ये P जो है यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P है प्रोबेबिलिटी दैट वेदर, अच्छा कल क्या होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक दिन बाद, तो कहीं ना कहीं P जो है ये P1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो P0 आई थिंक P1 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट तो P1 से ही होगा, तो P0 अभी मैं 0 कंसिडर कर लूंगा यहाँ पे, तो ये 0, या P2 से स्टार्ट कर लो चाहो तो मेरा ये P, अगर मैं इसको सॉरी P0 0 क्यों लेंगे, 1 ड्राई है ना, तो इनिशियली कुछ कन्वेंशन लेना पड़ेगा आपको, P0 या P0 से क्या लेंगे, P0 कुछ दिया नहीं है, सो आज ड्राई है कल भी ड्राई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो 2P - 1 + 1 - P, इसको काट दो, ये P आ जाएगा। अच्छा मैं P2 से स्टार्ट करता हूँ, ये कुछ वैसा नहीं हो रहा, P2 क्या होगा, अगर P2 से स्टार्ट करें कि 2 डेज लेटर, तो क्वेश्चन है कैसे करोगे, ये इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के इसको हम ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो इंडक्शन से मतलब प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करना हो तो, बट मैं ये कहूँगा कि प्रूफ के चक्कर में ना पर अभी छोड़ सकते हो। तो अगर फिर भी हम लिखें यहाँ से, तो मेनली तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, मान लो ये गिवन है कि सपोज दिस, तो आपसे पूछेगा कि ये निकालो, तो ये निकाल पाओगे क्या आप लोग, ये है, तो यहाँ से P आ जाएगा ना, हाँ अगर मैं P0 को 1 ले लूँ, P2 क्या होगा, अगर P2 यहाँ से लिखे तो लेकिन मुझे तो उसको जस्टिफाई करना है, तो यहाँ से अगर आज ड्राई है कल भी ड्राई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो P1 को कहीं ना कहीं P लाना पड़ेगा, P लाने के लिए मुझे P0 को 1 लेना पड़ेगा, है ना, तो कन्वेंशन लेना पड़ेगा, P0 = 1 ऐसा कुछ, एंड देन P2 अगर निकालोगे तो P2 का मतलब क्या है, 2 दिन बाद, ठीक है, 2 डेज लेटर, P है ना, तो उसमें मतलब ये P² निकालना पड़ेगा। देखो मैं ऐसे बताता हूँ जो लोग, क्योंकि मैं प्रूफ इसका मार्कोव चेन के थ्रू या तो फिर करना पड़ेगा, ये P मैट्रिक्स है, सो P² क्या रिप्रेजेंट करता है जी, जिन लोगों को मार्कोव चेन का आइडिया है, जैसे P तो होता है 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, है ना, 1 स्टेप TPM, तो P² क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से P² अगर निकालोगे तो क्या आएगा, मैं उससे प्रूफ कर देता हूँ, है ना, अगर इससे नहीं हो रहा तो वैसा, सो अगर आप P² निकाल के देखो क्या आता है, तो वेदर इज ड्राई टुडे, टुमारो भी ड्राई होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी P है, ठीक, नेक्स्ट डे, और यहाँ से हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं P0 को 1 लेके, जो मैं भी किया था कि P0 को 1 रखोगे P1 P आ जाएगा। ये P² मैट्रिक्स निकालो, तो P² क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो आज जो वेदर है 2 दिन बाद क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, सो P को P से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो क्या आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये प्रूफ आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रूफ जो है ये कहीं ना कहीं मार्कोव चेन बेस्ड है, मतलब मार्कोव चेन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिसमें है ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी का नहीं है, जो हमने अभी डिस्कस किया उसका नहीं है, तब रहा होगा 2008 में सिलेबस में रहा होगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ करना तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से अगर P2 जो निकालोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, P1 तो P है, देखो P0 1 है, P1 P होगा, P0 कन्वेंशन है ना 0 डे, तो 0 डे मतलब जिस दिन है आज ड्राई है, और आज P0 का क्या मतलब है, जैसे P0 कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 1 क्यों लिया 0 क्यों नहीं लिया, जैसे P0 का मतलब है 0 डेज लेटर ना, Pn का क्या मतलब था कि इफ 2 डेज ड्राई आफ्टर n डेज लेटर ड्राई वेदर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी Pn है, सो 0 का मतलब है 0 डेज लेटर, 0 डेज मतलब क्या 2 डे, तो आज ड्राई है तो आज ड्राई होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो श्योर है ना, अगर आप कह रहे हो कि आज ड्राई है तो ड्राई होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसलिए मैंने P0 को 1 लिया, ठीक। P1 P होगा क्योंकि वो दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ 2 डे इज ड्राई टुमारो इज ऑल्सो ड्राई, इसकी प्रोबेबिलिटी P है, आज ड्राई है 2 दिन बाद क्या मौसम होगा, तो वो P² बताएगा, P² इज 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मार्कोव चेन की थ्योरी है, इसमें मैं कह रहा हूँ इसका प्रूफ जो आएगा मार्कोव चेन से आएगा, जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैम का नहीं है, गेट में है, ठीक है ना, तो मार्कोव चेन अलग से डिस्कस करेंगे गेट में, तो जैम में तो नहीं है, ठीक है। तो ये गेट में अलग से आएगा मार्कोव चेन, तो उससे प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ से निकालिए, फिर भी चाहो ट्राई करके देखो क्या आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे ये चाहिए ना, क्योंकि जो TPM रिप्रेजेंट तो वही करेगा ड्राई, यहाँ 2 स्टेट है, जिन लोगों को मार्कोव चेन का आइडिया है तो आपको पता होगा कि जो स्टेट स्पेस है यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, है ना, या तो ड्राई होगा या वेट होगा, जैसे वहाँ पे स्टेट रहता है 0 1 2, जो लोग मार्कोव चेन पढ़े वो समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी लोग इग्नोर करो प्रूफ को,
तुम लोग ये सॉल्व करो, अगर मान लो ये गिवन है तो ये कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है। बट ये प्रूव दैट ये नहीं आएगा अब, है ना, प्रूव दैट ऐसे भी नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन मार्कोव चेन का है तो वैसे भी जैम में नहीं आना, गेट में अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव वे में आएगा, अगर आ भी सकता है कुछ वैसा तो, ठीक है। एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम पी स्क्वायर निकालोगे, सो ड्राई वेट ऐसा होगा, तो 2 days ड्राई, 2 दिन बाद ड्राई होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी, जो भी पी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट आएगा क्या आएगा देखो, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, यही आएगा जी, देख लो ऐसा कुछ है देखो, ये आ जाएगा। एंड दूसरा एलिमेंट ऐसे निकाल सकते हो, तीसरा चौथा ऐसा निकाल सकते हो। तो हमें तो बस पहले वाले में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने यही कहा ना आज ड्राई है तो 2 दिन बाद ड्राई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, तो इसको खोलेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी होल स्क्वायर, पी स्क्वायर, इसको खोलोगे 1 माइनस पी सॉरी 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, तो कितना हो जाएगा टोटल मिलके 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ऐसा कुछ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अच्छा यहाँ पे हम पुट करें तो क्या होगा, सो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, सो देखो इसमें अगर यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले पार्ट में अभी आप पुट करो P2 निकालो क्या आता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें n की जगह 2 रखो, तो n को 2 रखोगे तो P2 आपको क्या मिलेगा इस वाले फॉर्मूला से, ये देखो एक मैंने इस तरीके से निकाला और एक मैं इससे निकाला, जस्टिफाई कर रहा हूँ, 1 के लिए ट्रू किया, 2 के लिए ट्रू दिखा रहा हूँ, k के लिए अज्यूम कर लेंगे, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे। इंडक्शन टेक्निक ही है, लेकिन उसके अंदर मैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, मतलब मार्कोव चेन कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। सो ठीक है, जैम वाले लोग इग्नोर कर सकते हैं अगर समझ नहीं आ रहा तो, क्योंकि जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं है, फिर भी गेट वालों के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, और बाद में जब मार्कोव चेन पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में समझ आएगा गेट बैच में। सो यहाँ से आप करेंगे P2 क्या होगा, यहाँ पर रखिए 2p माइनस 1, और P1 कितना है, P1 हमारा P है, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, P0 1 है बिकॉज है ना 0 days लेटर वही वेदर रहेगा, P1 एक दिन बाद प्लस 1 माइनस पी, इसको जरा खोलिए कितना आता है, 2p स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 माइनस पी, सो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ध्यान से देखिए ये वही आया जो ये आया, तो मैंने भी क्या किया है, जस्ट n इज इक्वल टू 1 रखा और जस्टिफाई किया कि यहाँ मतलब वो तो चलो ऑलरेडी यहाँ से जो आएगा 1 रख के, और यहाँ से जो आ रहा है वो सेम है, ठीक, n को 2 रखा, इस मैट्रिक्स से जो आया वो और यहाँ से जो आया वो सेम है, तो इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, इंडक्शन टेक्निक आपको आइडिया होगा, 2 के लिए वेरीफाई किया, विल अज्यूम फॉर k, n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेंगे इट इज ट्रू इज फॉर n इज इक्वल टू k, वी अज्यूम दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 या n प्लस 1 आप कह सकते हैं। सो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें चेक करना, और अगर आपने ये दिखा दिया तो काम हो गया। कैसे दिखाएंगे, तो फिर से आप क्या करोगे, यू विल फाइंड p की पावर n प्लस 1, ठीक है, तो p की पावर n प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं pn इंटू p, ठीक है, और pn में अब आपको ये मेन है pn लिखना पड़ेगा, ओके। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये स्मॉल p और कैपिटल p अलग अलग है, ये जो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ना ये कैपिटल P है, जहां मैट्रिक्स बोल रहा हूँ कैपिटल P है, वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, स्मॉल p प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल P एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये मैं लिखना चाह रहा हूँ ये एक मैट्रिक्स है, सो यहाँ से प्रूफ आएगा एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा Pn मैट्रिक्स क्या बनेगा उस केस से, फिर P को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पे जो आएगा वो ये रिलेशन आएगा, ठीक है। मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि यहाँ स्मॉल pn है, यहाँ 1 माइनस pn होगा, ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मैट्रिक्स था p 1 माइनस p 1 माइनस p और p, तो मेनली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मल्टीप्लाई कीजिए जरा क्या आता है। सो यहाँ क्या है अभी मुझे नहीं पता, रहे तो इसको, है ना, क्या होगा, वैसे तो दिख रहा है जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग कि एनीवे जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो यहाँ मुझे फर्स्ट रो से मतलब है और फर्स्ट कॉलम से मतलब है, यहाँ क्या है उससे मुझे मतलब ही नहीं है, तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए बस, सो यू मल्टीप्लाई इट,
तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो यहाँ से आएगा दिस इंटू दिस, पी इंटू पी एन, है ना, प्लस 1 माइनस पी एन इंटू 1 माइनस पी। अब इसको आप, है ना, अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं, हमें यही दिखाना है कि वो ये आएगा, और अगर ये आ गया तो हो गया प्रूफ। ये चीज़ है, मतलब अच्छा n+1 के लिए ना, तो हमें ये दिखाना है कि n+1 का हमें दिखाना होगा कि ये रिलेशन ट्रू है n+1 के लिए, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, या k+1 के लिए आप बोल दो। अच्छा यहाँ n ही लिख दिया, चलो n+1 के लिए देख लेते हैं। तो ये जो हम निकाल रहे हैं pn+1 निकाल रहे हैं, तो pn+1 क्या होगा, 2p-1 इंटू पी एन प्लस 1 माइनस पी। चेक कीजिए आता है क्या। तो n के लिए ट्रू मान लिया, n+1 के लिए दिखा रहे हैं हम, है ना, उसको हम अभी ट्रू मान चुके हैं। अब इसको क्या यही आएगा, ये मल्टीप्लाई होकर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये देखिए मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, और अगर ये आ गया दैट्स ऑल। तो यू सिंप्लीफाई दिस क्वांटिटी, और क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, आपको ये डिसाइड करना है। देखो जी मल्टीप्लाई करके, जिनको प्रूफ चाहिए। और अगर हमने ये वाला क्वांटिटी यहाँ से लिखा है, ठीक है, और यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, अगर दोनों मिल गया तो हो गया प्रूफ, दिस इज अ प्रूफ। और प्रूफ का टेंशन अब लेना नहीं है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तब सब्जेक्टिव था 2008 में, एनीवे ठीक है। तो ये प्रूफ का आइडिया है इंडक्शन से। सो इसको सिंप्लीफाई करके देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, आ जाएगा आई थिंक, है ना, देख लो। आ गया ना, देख लो, ये वाली चीज वही आएगी जो वहां है, वो वहां से लिखा है, दोनों कोइंसाइड कर गया, दिस इज अ प्रूफ यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जिनको समझ नहीं आया वो इग्नोर करो, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, इनको समझ आया बहुत अच्छा, स्पेशली इनका डाउट था तो उनको समझ आना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है ना, एक पार्ट है प्रूव दैट, और दूसरा पार्ट है कि अब इसको यूज करके ये निकालो। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता, 4 ऑप्शन होता कि ये है, ये है, ये है ना, तो सेकंड वाला पार्ट हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि रिकर्सन रिलेशन दे रखा है, आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैम वालों को तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके सिलेबस में मार्कोव चेन है ही नहीं, तो वैसा पूछा नहीं जाएगा। और है ना, गेट वाले हैं तो मार्कोव चेन है, लेकिन प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो यू कैन जस्ट, जानकारी के लिए मैंने प्रूफ कर दिया आपको इंडक्शन से और मार्कोव चेन के थोड़े कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जो सेकेंड पार्ट है तो हम उस पर फोकस करते हैं कि सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि यू अज्यूम दिस रिलेशन एंड नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ P50। देखिए, तो अभी के लिए इतना ही है। सेकेंड पार्ट में आप ये समझो कि इफ दिस, मान लो इफ ये गिवन है आपको, तो आपको बताना है कि P50 क्या आएगा, देन व्हाट इज P50, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और ये जो P दे रखा है, तो आपने देखा है वहां P क्या था, इफ वेदर इज ड्राई टूडे टुमारो विल ऑल्सो बी ड्राई, प्रोबेबिलिटी इज P, तो वो P1 है एक्चुअली, है ना। सो ये जो P1 है वो P है, विच इज 3/4। क्या फाइंड कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो यू अज्यूम दिस रिलेशन, कि ये रिलेशन अब आपको गिवन है, प्रूफ तो कर ही दिया हमने, और प्रूफ आपको करना नहीं ऐसे। सो दिस रिलेशन इज गिवन टू यू, सो कैन यू फाइंड P50। तो रिकर्सन यहां यूज करना पड़ेगा, देन आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई आंसर निकालो, तुम लोग निकाल के बताओ, आएगा। और जैसे एक चीज नोटिस करोगे, थ्योरी क्लास ज़्यादा बच्चे आते हैं, प्रॉब्लम क्लास में कम बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हम प्रॉब्लम खुद कर लेंगे, है ना। लेकिन ये वो लोग हैं जो ना क्लास में भी करते हैं ना घर पे करते हैं, है ना, वैसा है। कुछ बच्चे हैं जो घर पे भी करते हैं, क्लास में डाउट पूछते हैं, मतलब ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आते हैं बस ये देखने कि सर सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, उनको ना घर पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है ना क्लास में साथ में सॉल्व करना है ना, ये चीज़ है। क्योंकि उनको लगता है बाद में कर लेंगे, फिर वो करते कब हैं, कभी नहीं करते हैं, एग्जाम के बाद भी नहीं करते वो। ये तो नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हैं, फिर रियलाइज होता है वो ये गलती हो गया, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था, वैसा। एनीवे, तो मैं इसको रिकर्सन यूज करके वैसे लिख देता हूँ। देखो अगर आप ऐसे देखोगे डायरेक्टली, मैं इसको Pn को मैं लिख देता हूँ। सो आप यही रिकर्सन यूज कीजिए, ध्यान से देखो, 2p-1। अब ये इक्वेशन Pn-1 के लिए लिखो, तो Pn-1 के लिए लिखोगे तो ये होगा 2p-1 Pn-2 प्लस 1 माइनस P
प्लस में 1 माइनस पी। ये आपको कुछ समझ आ रहा है क्या किया मैंने? मैंने यही वाला रिलेशन यूज किया है फॉर n इज इक्वल टू n माइनस वन। तो पी एन माइनस वन को मैंने इसी इक्वेशन के बेस पे यहां लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। पी एन माइनस वन को लिखना है इसी रिलेशन से कि अगर मैं n की जगह n माइनस वन हर जगह रख दूंगा तो क्या होगा, इफ वी रिप्लेस n बाई n माइनस वन, सो दिस विल हैपन पी एन माइनस वन। और यही रिपीटेडली आप यूज करते जाओ तो आपको एक पैटर्न मिलेगा एंड देन वो पैटर्न आपको हेल्प करेगा। देखिए इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से मैं पी एन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो गिवन है, तो पी एन लिख रहा हूँ, तो ये अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2p माइनस वन होल स्क्वायर पी एन माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2p माइनस वन, 1 माइनस पी, फिर 1 माइनस पी। 2-4 टर्म लिखो फिर आपको आइडिया लग जाएगा हो क्या रहा है एंड देन यू कैन, है ना, कंटिन्यू। यहाँ से क्या होगा, अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन आप पी एन माइनस टू लिखो इसी रिलेशन को यूज करके। एन की जगह आप एन माइनस टू रख दो तो क्या रिलेशन हो जाएगी। अब मैं पी एन ही लिख रहा हूं, तो ये है 2p माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैं इसी रिलेशन से लिखूंगा। 2p माइनस वन इंटू पी एन माइनस थ्री हो जाएगा। एन को एन माइनस, है ना, यहाँ एन की जगह एन माइनस टू रख देंगे, प्लस 1 माइनस पी, और ये चलता रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां से एक पैटर्न मुझे समझ आ जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा था। यहां से कुछ आपको समझ आ रहा है? देखिए पैटर्न जरा, पावर 3 2 1 0 नहीं है, मतलब 0 पावर। अब सीधा सीधा मैं लिखता हूं डायरेक्ट कंक्लूजन। अब मैं लिख दिया, अब मैं सीधा डॉट 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 लगा के सीधा कंक्लूजन लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, सिंस वी हैव गिवन वैल्यू ऑफ P1, P मतलब P1, मुझे इसको P1 के टर्म में लिखना है। नाउ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो मैं डॉट 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 लगा रहा हूं, सीधा मैं Pn को लिख रहा हूं। अब देखो, जब यहां Pn माइनस थ्री है तो पावर 3 है, जब Pn माइनस टू था तो पावर 2 था, जब Pn माइनस वन था तो पावर 1 था। पैटर्न समझ पा रहे हो? उस पैटर्न पे जनरलाइज कर लो। नाउ मैं इसको जनरलाइज करूंगा, तो जब मैं यहाँ P1 रख रहा हूं, तो जिन लोगों को थोड़ा दिमाग उमाग यूज करना आता है बताइए जरा। यहाँ n माइनस थ्री, यहाँ पावर 3 है, जब n माइनस टू था पावर 2 था, जब यहाँ n माइनस वन है तो पावर 1 है, तो जब मैंने यहाँ 1 रख दिया तो पावर क्या होगा, P1 के करस्पॉन्डिंग। बोलो भाई। n सर। n, बाकी लोग बताइए। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस क्या लिख सकता हूं कि 1 आ जाएगा। इस 1 को मैं n में से क्या घटाऊंगा तो 1 बचेगा, n माइनस वन ना। तब ध्यान से देखो, जब n माइनस टू है तो पावर 2 है, जब n माइनस वन तो पावर 1, जब n माइनस थ्री तो पावर 3। तो यहाँ P1 लिखा है ना मैंने, तो 1 को लिख सकते हैं n माइनस वन, तो पावर क्या होना चाहिए, n माइनस वन ना, क्योंकि n माइनस थ्री है तो पावर 3 है, तो यहाँ n माइनस वन, तभी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब मुझे P1 जब यहाँ लिख रहे हैं हम, तो इसका मतलब पावर n माइनस वन होगा। पैटर्न ऑब्जर्व करना है एंड इसको कंटिन्यू कीजिए। तो अब ये हो गया P1, इसके बाद ये चलता रहता ना, तो अब 2p माइनस, देखो पावर 3 फिर 2 हुआ था, तब इसका पावर घटता चला जाएगा। तो n माइनस वन, फिर n माइनस टू, 1 माइनस पी, फिर आएगा 2p माइनस वन की पावर n माइनस थ्री, 1 माइनस पी, एंड इट विल कीप कंटिन्यू अंटिल 1 माइनस पी। तो ये मैंने क्या किया है, Pn को लिख दिया है P1 के टर्म में। अब आपका क्वेश्चन जो है इसमें n को 50 रखना है, तो आपका काम बस इतना है कि आपको P50 चाहिए था, तो n को आप 50 रख दो, आपका काम हो गया। तो n को 50 रख दो और p को 3/4 रख दो। अब सॉल्व कर लोगे जीपी से, तो आपके क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है, n को 50 रखना है एंड p को 3/4 रखना है, तो हमें चाहिए P50। सो बताइए जी क्या होगा P50। तो p को 3/4 रखेंगे, 2 इंटू 3/4, 3/2, 3/2 माइनस 1, 1/2, तो 1/2, और n हमारा 50 था,
तो यहाँ हो जाएगा 49 इंटू P1, P1 मतलब वही P है 3/4, फिर आएगा 1/2 की पावर घटेगा 48 इंटू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी का मतलब है 1 माइनस 3/4 1/4, फिर आएगा 1/2 की पावर 47, बाकी तो चलता रहेगा 1 माइनस पी 1/4, 1/2 की पावर 46 1/4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होगा 1 माइनस पी 1/, सेकेंड लास्ट टर्म होगा 1/4 और 2p माइनस 1 जो कि था कितना 1/2, सो यहाँ 1/2 की पावर माइनस दिस। अब क्या ये सम निकाल पाओगे? कैन यू फाइंड दिस सम? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जीपी है, पहला टर्म को छोड़ना पड़ेगा, ये वाला जीपी में है, दिस टर्म इज इन जीपी, ये देखो आप ये जीपी में है ना, फाइनाइट टर्म का जीपी है जी, जीपी ऑफ कितने टर्म्स हैं इसमें बताओ जी, कोई कितने टर्म्स हैं इसमें? 49 टर्म्स है ना, जीपी ऑफ 49 टर्म्स है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, nth टर्म होता है ए आर की पावर n-1, तो इसका सम लिख लोगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, P50 आ गया, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिख देना है जो वैल्यू जो भी आएगी। तो अब किसी को डाउट है बताओ, सम निकाल लो और देख लो। तो मेनली सेकेंड पार्ट आपको देखना है, निकाल लोगे ना, इसको छोड़ दो, इसको एज इट इज लिख दो और उसका सम निकाल लो, जीपी से हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n-1, एन यहाँ 49, जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जहां पे n को आप 49 रखना तो हो जाएगा, ठीक है जी, आई थिंक ओके। तो अभी मैंने 5 और 10 सॉल्व किया है, 6 भी कुछ लोगों का डाउट है ना, तो 5 10 6 7 8, और अभी तो बहुत टाइम है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डाउट क्लास रात को 11 से 12 डेली होती है, जनरल डाउट क्लास होता है, तो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं डाउट, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसके डाउट यहीं पूछोगे तो अच्छा रहेगा। उससे होता क्या है कि जो एक मुश्किल क्वेश्चन है वो लगभग सबका डाउट है, तो उससे क्या होगा, अगर हर बच्चा मुझे अलग अलग दिन पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन मुझे हर रोज कराना पड़ेगा अलग अलग बच्चों को। तो ये जो टॉपिक चल रहा है उसके डाउट्स क्लास में पूछोगे तो आपके डाउट के थ्रू बाकियों का हो जाएगा, है ना। और जो बच्चे सिंसियर है वही डाउट पूछते हैं, क्योंकि जो जिनको नहीं पढ़ना है, जो बस आते हैं कि सर करा देंगे हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तब होगा जब आपके मेहनत से होगा। तो सिर्फ देखने से कुछ इंप्रूव जरूर होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। आप कॉम्पीट कर रहे हो ना भाई, तो वो बच्चा जो आपसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, आपसे ज़्यादा जिसको अंडरस्टैंडिंग है, तो आपसे ज़्यादा रैंक लाएगा, मार्क्स लाएगा, तो आपको उनको बीट करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना होगा। So, कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आते हैं 6 क्वेश्चन पे। इसलिए जो बच्चे अच्छे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कुछ नालायकों को भी फायदा हो जाता है, ये है। और अगर लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर तुम देखोगे तो जो क्वेश्चन आप लोग पूछो उसमें 90% क्वेश्चन वहां यही डाउट वहां भी पूछा गया होगा, हर साल सेम ही डाउट्स होते हैं। तो ये सब जो आप डाउट पूछ रहे हो, अगर तुम एकलव्य 1 एकलव्य 2 इनका रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो ये सब असाइनमेंट वहां फिर से डिस्कस हुआ, लास्ट ईयर हुआ था, तो वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का। क्योंकि है ना, हर साल डाउट तो सेम ही रहते हैं, जो इस बार आपके डाउट वही अगले साल बच्चों के यही डाउट होंगे, पिछले साल भी यही डाउट थे बच्चों के, क्योंकि सब इसी प्रोसेस में सीख रहे हैं ना, इसीलिए। देखिए, तो कह रहा है कि ए बी बी 2 इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इस असाइनमेंट में टोटल 82 क्वेश्चंस हैं, और मैं 10 डीपीपीज आपको अराउंड भेजे थे, 181 से नहीं 10 नहीं 20 है अराउंड, है ना, 181 से लेके 199 तक, कितने हो गए 19 ना, तो 19 और सब में 10 क्वेश्चन है, तो 190 क्वेश्चन वो डीपीपी में हो गया जो मैंने ग्रुप में भेजा था, 82 इसमें है अराउंड, है ना, सॉरी 110 कह रहा हूँ, 190 हो गया ना, 19 डीपीपी 10 क्वेश्चन ईच में है, तो 190 क्वेश्चन वहाँ हो गए, 80 क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से है, और बाकी और भी 11 12 वाला बहुत ऐसे हैं और भी, तो ये पहले कर लोगे काफ़ी है, 200-300 अगर क्वेश्चन कर लिए, 400-500 तो बहुत है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, वैसे कैलकुलेशन है शायद, ए गिवन बी आपको 0.3 दे रखा है, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट 0.4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी गिवन ए निकालो, क्या ये निकाल पाए हो? एंड बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो इन टर्म्स ऑफ पीबी, पीबी के टर्म्स में आंसर निकालना है। जिनका डाउट है 6 बताओ भाई, कुछ भी नहीं कर पाए हो या फिर
हाँ सर, पीवी के टर्म्स में आ रहा है, पर पीए भी आ जाएगा ना उधर ही। नहीं नहीं 0.3 पीवी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू पीए आ रहा है। अच्छा, नहीं दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना। देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 0.3 है, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3 अभी के लिए। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.3 टाइम पी बी। ठीक, अच्छा दूसरा रिलेशन गिवन है ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 0.4। सो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 0.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो अभी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, चलो इसको इधर लिखता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.4 पी बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका फॉर्मूला पता है? कोई बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ए मिड बी। हाँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और वन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट भी आप जानते हो। सो इसको आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये वाला यहाँ आपने निकाल ये रखा है, तो यूज देयर, हाँ सर। तो अभी जो पूछा था वो हाँ आ सर, आ जाएगा। जाएगा। तो चलिए इसको पुट कर लीजिए, तो यहाँ से पी ए, अभी तो हम निकाल रहे हैं क्या पी, अच्छा हमें चाहिए था पी बी गिवन है ना, तो पहले पी ए निकालना था पी बी के टर्म में। सो सब कुछ तो पी बी के टर्म में आ ही जाएगा। तो पी ए माइनस, तो ये माइनस वाले को राइट में भेज देता हूँ। सो इक्वल टू, तो ये राइट में भेजते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ से है 0.3 पी बी, इसको खोलोगे तो प्लस 0.4 माइनस ये है, तो यहाँ से पी ए मुझे मिल गया, इनको साथ कर लेते हैं, तो 0.4 माइनस 0.1 पी बी। सो वी गॉट पी ए इन टर्म्स ऑफ पी बी। ओके, नाउ हमने अभी बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ए इंटरसेक्शन बी को बी के टर्म में निकाल लिया, ए को बी के टर्म में निकाल लिया। मुझे चाहिए बी गिवन ए, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, it's a probability of B intersection A upon probability of A, and this is 0.3 PB upon 0.4 minus 0.1 PB. So this part is done. So they said find the probability of B, है ना, ये सब सब्जेक्टिव्स हैं, बट प्रैक्टिस करके आपको आइडिया मिलेगा। इतना लेंदी क्वेश्चन अब नहीं आते हैं बिकॉज यू हैव लेस टाइम ना। तब क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने होते थे उस समय 3 घंटे में, या मान लो 15 14 29 क्वेश्चन करने होते थे, तो उस तरह से थे। अभी इतना लेंदी नहीं आएगा, बट अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, समझ बढ़ेगा, है ना, तो आप सीख पाओगे ज़्यादा। तो सॉल्व तो करना ही चाहिए क्योंकि यू नीड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। हो गया जी, तो पहले पार्ट का आंसर ये है कि यू फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ पी बी। दूसरा है फाइंड दिस, तो चलो इसे निकालते हैं। तो अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको आइडिया होगा दिस इज व्हाट, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 minus हाँ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ वी हैव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ पी बी, है ना। देखो 1 माइनस ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी, पी ए तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, सो 1 माइनस पी ए घटा दो, सो 1 माइनस पी ए करेंगे तो माइनस 0.4 प्लस 0.1 पी बी। अब मुझे सब कुछ पी बी के टर्म में पता है, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ पी बी। तो ये जो मुझे चाहिए था बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको पुट कर लेते हैं। तो पी बी तो ठीक है, पी ए हमारे पास ये है, इसको पुट कर देते हैं। तो पुट करो जी, सीधा सीधा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास 0.3 पी बी है, 0.3 पी बी माइनस पी बी, सो माइनस पी बी का मतलब है माइनस 0.7 पी बी ना, 0.3 माइनस 1 माइनस 0.7 पी बी, सो
माइनस 0.7 पीबी और ये आ जाएगा 0.1, सो 0.8, नहीं माइनस 0.7 था ना, और ये प्लस 0.1, तो माइनस 0.6 पीबी और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0.4 कितना 0.6 ऐसा कुछ अपॉन, तुम खुद सिंप्लीफाई करो, मैं क्या कर रहा हूँ पी ए की जगह पे ये रख रहा हूँ और इसकी जगह पे ये रख रहा हूँ, और आप सिंप्लीफाई ठीक से करो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये है, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से फाइनली आपके पास कुछ वैसा आ गया, तो ये है ना ऐसा कुछ आ गया 0.61 माइनस पी बी और यहाँ है 0.6 प्लस 0.1 पी बी, ठीक है। तो पहला पार्ट, दो पार्ट, मतलब जो क्वेश्चन था कि, तो ये पार्ट भी हो गया, you find this in terms of PV, so we got B given A in terms of PB, यहां से एक पार्ट यहां सॉल्व हो गया, एंड वी गॉट B given A in terms of, तो एक आंसर ये है एक आंसर ये है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट है इसके बाद, अब अगर आप B given A इसके बीच है तो ये जो क्वांटिटी है, अब इनइक्वालिटीज यूज होंगी, आप क्लास 11th के एनसीईआरटी देखो वहां एक टर्म है लीनियर इनइक्वालिटीज ना, टॉप चैप्टर है, तो ये सब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजी, यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। सो अब लीनियर इनइक्वालिटी यूज होगा कि ये जो आई है वैल्यू, दिस वैल्यू इज बिटवीन दिस एंड दिस, एंड ये जो हमने अभी निकाला है दिस इज बिटवीन दिस एंड दिस, अब इन दोनों को ढंग से सॉल्व करने हैं, तो अब पीवी की वैल्यू निकल आएगी ऑब्वियसली, एक बाउंड आ जाएगा, तो उससे आंसर ऐसा कुछ आएगा कि एक में आएगा पीवी लेस देन इक्वल टू 0.3, दूसरे में आएगा पीवी मोर देन इक्वल टू 0.3, तो इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू 0.3, 0.3 जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यूज़ किया, इट्स नॉट आंसर 0.3 आएगा, मैं गेस कर रहा हूँ, है ना, समझने के लिए। समझ आएगी जिनका डाउट है? हाँ सर। आगे कर पाएंगे? आगे क्या हाँ होगा, सर, हो जाएगा। है ना, दिस Solve करना है हाँ तो दिस क्वांटिटी मोर देन दिस लेस देन दिस, दिस क्वांटिटी मोर देन दिस लेस देन दिस, अब थोड़े मैनिपुलेशन करोगे तो वैसा आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल ना पी बी मोर देन इक्वल टू क्यू लेस देन इक्वल टू क्यू, सेम नंबर से ज़्यादा सेम नंबर से कम आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली। तो ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो। सर सेकेंड पार्ट कर दीजिए, उसमें मुझे डाउट था। पूछिए, सेकंड पार्ट में ही डाउट था, अच्छा तो यस सर। यहाँ तक आप कर पाए थे? यस सर, किया था। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं, तो आगे क्या है कि देखो जो लोग ट्राई करके आओगे डाउट पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा, जो लोग ट्राई नहीं करोगे ऐसी डाउट पूछोगे तो दिक्कत है। तो यहाँ से चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, 0.3 पीबी अपॉन 0.4 माइनस 0.1 पीबी, 0.4 अलग है और यहाँ 0.1 टाइम पीबी अलग है, ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना, ये भी गिवन ए था जो कि 1/4 से 1/3 में है, सो ये 1/4 से 1/3 में है, ठीक। चलिए अब आप इसको ठीक से समझिए, तो पहले तो डेसिमल यहाँ हटा सकते हैं हम, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल गायब कर सकते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा 3 पीबी और यहाँ 4 माइनस पीबी, ऐसा है, 10 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा दिया समझो, या वो काम मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, तो इसको यहाँ से हटाओ, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ यहीं पे मॉडिफाई कर देता हूँ, तो दिस फर्दर कैन बी रिटर्न एज, है ना, 10 से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, सो 3 पीबी अपॉन 4 माइनस पीबी, है ना, इसको भी अगर मैं 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 इंटू 1 माइनस पीबी अपॉन 6 प्लस पीबी, ऐसे हो जाएगा ना, देख लीजिए। अब इसको ट्राई करो, तो ये आ गया, अब क्या कुछ जानते हो सॉल्व करना इनइक्वालिटी, तो अलग अलग इसको एक साथ लेके सॉल्व करो और इसको एक साथ लेके सॉल्व करो, दो अलग अलग पार्ट में। तो देखो कहने का मतलब ये है कि 1/4 लेस देन इक्वल टू 3, ये थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्टिव था ना, तो कैलकुलेशन, इसको एक साथ लेके चलो, एंड 3 पीबी अपॉन, जो ट्राई करेगा उससे हो ही जाएगा, तुम बीच में गिव अप कर दोगे तो प्रॉब्लम है, अगर तुम सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ आंसर आना ही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर आएगा इधर जाएगा, तो ये
4 माइनस पी बी लेस देन इक्वल टू 12 पी बी, यहाँ सॉल्व उधर चला जाएगा। 13 पी बी मोर देन इक्वल टू, क्योंकि इसको इधर भेजा मैंने, 4, सो पी बी मोर देन इक्वल टू आएगा 4/13, ऐसा आ गया। सो अच्छा ये एक पार्ट है। एंड अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 9 पी बी लेस देन इक्वल टू 4 माइनस पी बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से इधर ले आओ, 10 पी बी लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा पी बी लेस देन इक्वल टू 4/10 मतलब 2/5। मिक्स कर दो दोनों को, तो फाइनली दिस कंक्लूडेड दैट, इन दोनों को मिक्स कर दो, तो ये इससे ज़्यादा है इससे छोटा है, तो इन्होंने बताया हमें कि पी की वैल्यू 4/13 से ज़्यादा है और 2/5 से छोटा है। तो ये कंक्लूजन आया एक पार्ट यूज़ करके, क्योंकि मैंने एक ही पार्ट यूज़ किया है, दूसरा पार्ट अभी यूज़ करना बाकी है। देखो, तो अभी मैंने बस ये वाला रिजल्ट यूज़ किया है, इसको यूज़ किया तो मैंने वो कंक्लूजन निकाला। अब दूसरा वाला यूज़ करते, अब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये सब जो अभी मैंने किया ना, ये सब क्लास 11th में लीनियर इनक्वलिटीज है। इस तरह क्वेश्चन, या जो लोग JEE तैयारी वारी किए होंगे 11th-12th में, है ना, IIT JEE का, उसमें ये सब क्वेश्चन था ना, लीनियर इक्वलिटी सॉल्व करना, तो वैसा था। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। तो सो फाइनली जो कंक्लूजन हमें मिला, इसको इधर लिख दो। सो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा अभी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक, जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं। चलिए, तो दूसरा हमारे पास क्या है, तो जो सेकंड वाला है कि ये वाला प्रोबेबिलिटी ना, 6 टाइम 1 माइनस पी बी, तो 6 टाइम 1 माइनस पी बी अपॉन में 6 प्लस पी बी मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक। तो क्या है मोर देन इक्वल टू, 1/4 लेस देन इक्वल टू 9/16, तो 1/4 और 9/16, ठीक है। तो ये भी आपको गिवन था, सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ किया ना, वही चीज़ तुम लोग अभी करो, अभी करो, हो सकता पहले नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं। यू ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स लाइक दिस, एक है ना, मतलब इसको एक साथ लो फिर सॉल्व करो, और इसको एक साथ लो सॉल्व करो, और ऐसे ही बताओ यहाँ पे क्या आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया ना, पी वी मोर देन 4/13 2/5, तो आप लोग मुझे थोड़ा टाइम लो 5-10 मिनट का और सॉल्व करो, जैसे मैंने ये सॉल्व किया, इसी को देख के वो सॉल्व करके बताओ, क्योंकि यही सब सीखने का मौका है। तुम जितना क्लास में है ना, अब ये सब क्वेश्चंस करते रहोगे तो ये सब सीखोगे, है ना। ये सब प्रोसेस है, पूरा लर्निंग प्रोसेस है, आप प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे सीखोगे। आपको लगेगा कभी एक दिन आएगा जब हम बैठ के सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे, तो कभी नहीं आएगा।
किसी के आगे हो बताना भाई, कहाँ से कहाँ तक होगा? ऐसे ही जैसे यहाँ हुआ वैसे ही होगा। Sir, P more than equal to 2 upon 5 and less than equal to 18 upon 25. ये कह रहे हो आप? Yes, sir. हाँ, लेस देन। And 18 upon 25. ठीक है जी, तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है वैसे इन्होंने ये सॉल्व किया, ये आ गया। अब आपको कंक्लूजन निकालना है इससे और इससे। आपके पास ये है और ये है, देखो तो PB इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो कोई नंबर 2.5 है ना, छोटा भी है और बड़ा भी है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ यहाँ से ये समझ आ गया कि, है ना, सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से आ गया 2/5 इज द आंसर। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2/5 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। ठीक है जी, हाँ तो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट तो चैट में है। तो 5, 6, 10 हमने अभी सॉल्व किया है, 7 भी है, 11, 12 भी है। अच्छा तो 7 देखिए, हम्म 7 क्लास 12 का एग्जाम्पलर में नहीं है ये, शायद ये है एग्जाम्पलर में, 12th वाला एग्जाम्पलर में है शायद, देखिए समझिए। तो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसमें और भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जैसे है ना जो लोग गेट की तैयारी करेंगे, मार्कोव चेन में इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे, कि मान लो कोई मार्कोव चेन है, बोलेगा कि सिस्टम विल रीच स्टेट 2 बिफोर स्टेट 3, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस तरह के जो अप्रोच यहाँ यूज़ करेंगे वही वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग ऑफ फेयर डाई आर परफॉर्म्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स बिफोर 3 और 5। तो डाइस पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है ना, 6 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आ सकता है। अब ढंग से आप समझो, ये बोलना चाह रहा है 2 अपीयर्स बिफोर 3 और 5, तो हमें फेवरेबल आउटकम काउंट करना है। हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन हमें ये बताना है कि ये होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसके फेवरेबल आउटकम्स ढूंढो कि 2 अपीयर्स बिफोर 3 और 5, तो कहना क्या चाह रहा है, आप डाई को रोल किए जा रहे हो, क्या चांस है कि 3 या 5 आने से पहले 2 आ जाएगा। तो सबसे इजीएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने पहली बार रोल किया और 2 आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी है। और ये तो बस मैं ऐसा समझा रहा था, इट्स नॉट लाइक कि ऐसा है, तो ये मतलब कहने का मतलब 6 पॉसिबिलिटी था, तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है ना। तो एक ये हो सकता है, या तो पहला रोल किया, पहला टॉस, उसी पे 2 आ गया। और क्या हो सकता है, चलो मान लो पहला 2 नहीं आया, तो पहला क्या क्या आ सकता है, मतलब फर्स्ट रोल पे सपोज 2 नहीं आया और, है ना, तो क्या क्या आ सकता है। 1 4 6, क्योंकि हमें डिसाइड करना है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की 2 पहले आएगा 3 5 से, तो ऐसा हमें कंसीडर नहीं करना कि 3 5 यहाँ आ जाएगा, वो फेवरेबल नहीं है। हो सकता है 3 5 पहले आ जाए, मैं कह रहा हूँ, बट हमें इसके आउटकम्स निकालने हैं करस्पॉन्डिंग, वी हैव टू फाइंड द आउटकम करस्पॉन्डिंग टू दिस इवेंट। तो इसके फेवरेबल क्या होगा कि हो सकता है पहले टॉस पे 1 4 6 आ जाए, देन 2 आया, मुझे ऑल फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं। तो पहले टॉस पे 2 आ जाए तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा आप सोच रहे होंगे 3 5 कहाँ आया, 3 5 कहीं भी आया, हमें उससे मतलब थोड़ी है, हमें ये मतलब है कि 2 पहले आना चाहिए। अब 3 5 कहाँ आया उसकी कोई मतलब नहीं, कहीं भी आए वो, मतलब 2 के बाद चाहे वो कहीं भी 3 5 आए, वी डोंट केयर ना, हमें तो ये है कि 2 पहले आने चाहिए। तो हमने कहा पहले ट्रायल पे ही 2 आया, अब 3 5 कहाँ आया, कहीं भी आया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भी 2 आ गया पहले, तो पहले ट्रायल पे हो सकता है 1 4 6 में से कोई आएगा, और दूसरे पे 2 आ गया, 3 5 कहाँ आया, कहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं। बाद में तो आएगा ना, कहीं भी आएगा तो बाद में ही आएगा, तो हमें वही निकालना है कि 3 5 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा,
तो 2 तो पहले आ गया, 3 5 बाद में आ गया, ये फेवरेबल आउटकम है। और क्या फेवरेबल आउटकम है? और हो सकता है सिमिलरली आप लिखते जाइए कि पहले ट्रायल पे 1 4 6 में से कोई आ जाए, दूसरे में 1 4 6 में से कोई आ जाए, तीसरे पे 2 आ जाए, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो ऑल फेवरेबल आउटकम इस तरह से आता रहेगा। यही है ना, और कुछ है नहीं। अब निकाल लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए पहला टॉस किया और 2 आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/6। अब पहले पे 2 नहीं आया, तो पहले पे 1 4 6 में से कोई एक आया, क्या फेवरेबल है? 3/6 है ना, मतलब वही 3 ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना, 2 3 1/2 हाँ 1/2 यस। फिर 2 आ गया 1/6, ऐसे ही 3/6 का होल स्क्वायर 1/6, 3/6 का होल क्यूब 1/6, ये हो जाएगा। सर इनफाइनाइट जीपी। हाँ दिस इज इनफाइनाइट। पहला वाला 1/6 में होगा। ओ एक मिनट, यस यस, ये 2/6 हाँ हाँ ये मैंने मिस्टेक किया है। तो पहला ट्रायल टॉस किया और 2 आ गया, है ना। सो वी टॉस इट एंड 2 आ गया पहले ट्रायल में ही, पहले रोल में ही, तो आंसर इज 1/6। हाँ ठीक है ना। तो ये जीपी हो गया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इन्फिनाइट जीपी सम है। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R, ठीक है। तो 1/6 अपॉन 3/6, तो आंसर इज 1/3। देख लीजिए। So either 2 you get in the first toss, or 2 in the second toss, or 2 in the third toss, or 2 in the fourth toss and so on. अब जब 2 सेकेंड टॉस में आ रहा तो फर्स्ट टॉस पे 1 4 6 आ सकता है, 2 5 3 5 यू डोंट हैव टू कंसीडर बिकॉज इज नॉट फेवरेबल टू दिस इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, सो दीज आर फेवरेबल्स। सो नेक्स्ट पे आते हैं 7 के बाद। जिन लोगों ने लिखा है 11 12 ना, 11 देखते हैं क्या है। 11 है फॉर डिटेक्टिंग अ डिजीज अ टेस्ट गिव्स करेक्ट डायग्नोसिस विथ प्रोबेबिलिटी 0.99. It is known that 1% of population suffers from this disease. If a randomly selected individual from this test population test positive, then probability they are selected individual actually has positive. तो ये भी क्लास 12 में इस तरह क्वेश्चंस है। मतलब ये एक्चुअली बेस थ्योरम का या टोटल प्रोबेबिलिटी का है, गिवन है ना, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये, है ना। दिस इज क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। तो सर इसमें इवेंट समझ नहीं आ रहा कैसे ले सकते। हाँ, फॉर डिटेक्टिंग अ डिजीज टेस्ट गिव्स करेक्ट डायग्नोसिस, अ टेस्ट गिव्स करेक्ट डायग्नोसिस विथ प्रोबेबिलिटी 0.99। तो करेक्ट डायग्नोसिस क्या होता है कि इफ डिजीज इज देयर द टेस्ट विल से यस डिजीज इज देयर, प्रोबेबिलिटी 0.9। इफ डिजीज इज नॉट देयर टेस्ट विल से डिजीज इज नॉट देयर विथ प्रोबेबिलिटी 0.99, है ना। ये कहना चाह रहा है कि 0.99 डायग्नोसिस की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो है वो बताएगा सच में, मतलब पकड़ पाएगा ना, पहचान पाएगा, है ना, या डिटेक्ट कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। तो गलत बताएगा, मान लो किसी को डिजीज नहीं है और टेस्ट कह रहा है डिजीज है, सो प्रोबेबिलिटी होगा 0.01, है ना। किसी को टेस्ट है और टेस्ट एक्चुअली में डिजीज है और टेस्ट कह रहा है डिजीज नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0.01। नाउ इट इज नोन दैट 1% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम दिस, ये डेटा है कि टोटल पॉपुलेशन का 1% को एक्चुअली में डिजीज है, 99% को डिजीज नहीं है। दिस इज अ गिवन डेटा। सो इफ द रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशन टेस्ट पॉजिटिव, ये आपको गिवन है ना, इफ लगा हुआ है, सो ये गिवन है। तो ये अगर मैं थ्योरी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, सो दिस इज इवेंट ए, है ना, सेलेक्टेड पर्सन या टेस्ट क्या कह रहा है, दिस पॉपुलेशन टेस्ट पॉजिटिव, है ना। तो जो टेस्ट है एक्चुअली टेस्ट गिव्स पॉजिटिव, मान लो रिजल्ट, कहने का ये मतलब पॉजिटिव रिजल्ट क्या मतलब हुआ कि डिजीज है, ऐसा कह रहा है ना। ये इवेंट ए है। E1 E2 क्या होगा,
इफ आई कंसीडर इवेंट E1 E2, सो E1 क्या होगा? तो व्हाट इज E1? E1 होगा जो पूछा है, क्या पूछा है? सेलेक्टेड इंडिविजुअल एक्चुअली हैज अ डिजीज, selected individual actually has disease, ठीक है ना? और इसका अपोजिट हो जाएगा actually does not have disease, है ना? does not have disease, ये मैंने लिया E2। अब क्वेश्चन, अब आप ध्यान दीजिए पूछा क्या जा रहा है। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड probability that they actually have a disease given that test says he has disease। तो हमें पार्टीशंस गिवन है, एक इवेंट गिवन है, तो लगाइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे तो है ना, सो ये क्या होगा? E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। लेकिन अब ये कैसे पता करेंगे? E1 इंटरसेक्शन A का मतलब है कि डिजीज है और टेस्ट कह रहा है पॉजिटिव रिजल्ट, तो बेटर इसको ऐसा लिखिए। अच्छा, E1 कहाँ से है, कितने हैं ना, तो इसको मतलब मैं बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जस्ट डिराइव करके। A गिवन E1, बेस थ्योरम जानते हैं ना आप लोग, तो ये है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होता है बेस थ्योरम से? मतलब उसके डिनोमिनेटर टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना ये। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। ये जो फॉर्मूला है ये बेस थ्योरम है ना, क्योंकि पार्टीशन है तो ऐसे निकालते हैं। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। अब आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं लिख रहा हूँ। देखो, हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिविजुअल हैज अ डिजीज? तो क्वेश्चन ने कहा था कि 1% पॉपुलेशन को डिजीज है, ठीक? तो 1% पॉपुलेशन को डिजीज है। इफ द पर्सन एक्चुअली हैज डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट विल से ही हैज डिजीज? वो भी क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है ना। इफ द पर्सन एक्चुअली हैज डिजीज, व्हाट इज द चांस दैट टेस्ट विल आल्सो से ही हैज डिजीज? सो इट इज 0.99। डिटेक्ट कर पा रहा है, सो डिटेक्ट कर पा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99, 99%। सेम चीज यहाँ पुट कर दो। सो 1/100 0.99 प्लस पर्सन डज नॉट हैव डिजीज। तो 1% लोगों को एक्चुअल में डिजीज था, तो 99% को डिजीज नहीं था एक्चुअली। सो 99% पॉपुलेशन डज नॉट हैव डिजीज। नाउ इफ पर्सन डज नॉट हैव डिजीज एंड टेस्ट सेज ही हैज डिजीज, E2 गिवन है ना, इसका मतलब पर्सन डू नॉट हैव डिजीज। एक्चुअली में पर्सन को डिजीज नहीं है, E2 वही कह रहा है, बट टेस्ट कह रहा है डिजीज है, मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और डिटेक्ट नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये है ना जी, एक सॉरी अपॉन 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0.99 था जब डिटेक्ट कर पाएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो जब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब जरा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आंसर आता है? ये आंसर है। हो गया जी। नेक्स्ट पे आते हैं। तो 12th में क्या है? 12th जो है, ये सब ठीक से कैलकुलेशन करोगे ना 2-3 बार सॉल्व हो जाएगा, बस ये घुमा रहा है। So U1, U2, UN with the n urns such that urn UK contain K white
है ना, यूके कंटेन के व्हाइट एंड के स्क्वायर ब्लैक, सो अर्न यूके, है ना, यूके अर्न में के व्हाइट और के स्क्वायर ब्लैक, ठीक है, वाइट ब्लैक बॉल्स हैं, है ना, ओके। अब कह रहा है कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन अर्न एंड हैविंग ड्रॉइंग अ बॉल आउट ऑफ इट रैंडम, पढ़ लो ठीक से, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग यूके प्रोपोर्शनल टू के प्लस वन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इज प्रोपोर्शनल टू के प्लस वन, यही है। अच्छा के क्या हो सकता है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, u1 u2 un, है ना, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू एक्चुअली में है, के कैन टेक वैल्यू एनीथिंग बिटवीन, है ना, के हो सकता है 1 2 3 अप टू n, 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो बताओ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। चलो c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मुझे बताओ k की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ uk k फ्रॉम 1 to n, ये किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ u2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ u3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ u4, u1 मतलब सेलेक्टिंग फर्स्ट अर्न, u2 मतलब सेलेक्टिंग सेकेंड अर्न, u3 सेलेक्टिंग थर्ड अर्न एंड u4 सेलेक्टिंग फोर्थ अर्न एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से ये 1 होगा टोटल प्रोबेबिलिटी, आपको याद होगा ना बेस थ्योरम में e1 e2 e3 की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है क्योंकि वो पार्टीशन बनाता है, इसीलिए। तो ये यूके की 1 है, पुट कर लो, तो समेशन यूके के जगह रखोगे सी टाइम के प्लस 1 के फ्रॉम 1 to n, दिस इज 1, सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी बाहर कर लो, समेशन के फ्रॉम 1 to n, तो आपको पता होगा n इंटू एन प्लस 1/2, समेशन 1 के फ्रॉम 1 to n, n इज इक्वल टू 1। तो आप बताइए कि यहां से c की वैल्यू कितनी आएगी, निकल जाएगा ना एलसीएम लेके, यही आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करो, n स्क्वायर प्लस 3n आ जाएगा आई थिंक, सो ये आ गया एक्चुअली, और n तो क्वेश्चन है मेंशन है, आंसर n के टर्म में ही आएगा, तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n। और इससे क्या समझ आया हमें, इससे ये समझ आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके जो है वो एक्चुअली है k प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n, है ना, फॉर ऑल k फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 n। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है पूछो। तो अभी मुझे मेनली ये निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ u2 प्रोबेबिलिटी ऑफ u3 प्रोबेबिलिटी ऑफ u4 प्रोबेबिलिटी ऑफ u5 प्रोबेबिलिटी ऑफ un, ये हमने निकाल ली। 2k प्लस 1 क्या, हाँ हाँ वो 2k प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर बाय प्लस 3n ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, एन स्क्वायर प्लस 3n, यस, सी की वैल्यू रख दिया ना हमने, सी निकाला और सी की वैल्यू रख दिया, सर वो मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, अच्छा 2 छोड़ दिया मैंने, ऐसा कह रहे हो आप, ओ एक मिनट, ये हाँ ठीक है, वो मैंने 2 छोड़ दिया, ठीक है, मैंने 2 है ना, तो ये c के जगह हमने यहाँ पे c के प्लेस पे ये रख दिया, एंड दिस, तो ऐसा हो गया 2 टाइम k प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। नाउ ठीक, 2 टाइम k प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कहना चाह रहा है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ओके, सो एक्चुअली ये डिफरेंस है ना, जब हम लोग 11-12 में थे तो 2 अर्न्स या 2 बॉक्स होते थे, अब यहाँ n बॉक्स है, बस उसी के टर्म में काम करना है क्वेश्चन सेम ही, बस जनरलाइज कर दिया है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल, चलो b लिख देते हैं ब्लैक को, सो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल ड्रॉ होगा, तो देखो ये है कि तुम अगर बॉल ड्रॉ करोगे तो होना, पहले तो एक n अर्न मेरे पास u1 u2 u3 un है, फर्स्ट भी सिलेक्ट 1 अर्न, एंड जो अर्न आपने सेलेक्ट किया उसमें से एक बॉल निकालोगे, तो ब्लैक भी आ सकता है व्हाइट भी आ सकता है। सो क्वेश्चन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट इज ब्लैक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली
कि यहाँ से होगा कि है ना, अगर फर्स्ट ऑन सेलेक्ट किया तो याद है ना टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फ्रॉम यूके ऑन के फ्रॉम 1 to n। क्या हम निकाल सकते हैं ये सम? सो समेशन के फ्रॉम 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इनटू, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, बी ब्लैक बॉल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हम केथ ऑन सेलेक्ट करेंगे? अगर हम केथ ऑन सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक आएगी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग केथ ऑन, तो वो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। केथ ऑन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम के प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n। इफ वी सेलेक्ट द केथ ऑन, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ब्लैक? तो कितने ब्लैक है? के स्क्वायर आउट ऑफ के स्क्वायर प्लस के, सो देयर आर के स्क्वायर ब्लैक आउट ऑफ के स्क्वायर प्लस के। अब ये सीरीज का सम निकाल लो, तो ये फाइनाइट सीरीज है, तो ये के प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? के कॉमन ले लेगा ना, तो के हो जाएगा। फिर ये के भी एक कट जाएगा, तो ये एक किसको काट देगा? के इसको काट देगा। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है फाइनली बचेगा 2k अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n। ये भी नंबर है, बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बचेगा समेसन ऑफ 2k के फ्रॉम 1 to n, और यहाँ है n स्क्वायर प्लस, क्योंकि n है ना, समेसन तो k पे है, तो वेरिएबल यहाँ k है, वेरिएबल इज k हेयर। सो यहाँ से अब आप निकाल लो जी समेसन। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n, और उसका 2 बाहर कर लो, और k का समेसन k फ्रॉम 1 to n, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहाँ से ये 2 भी कट गया, तो फाइनली जो आंसर आया n स्क्वायर प्लस n, या अगर कॉमन लेके करना है तो n भी काट सकते हो तुम, है ना। यहाँ से एक n इस n को नहीं काट देगा, तो बचेगा n+1 अपॉन n+3। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बेस थ्योरम लगाना है। दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन un was selected given that the ball drawn was white. So now the probability of getting selecting nth on when the selected ball was white. तो लगाओ बेस थ्योरम का फॉर्मूला, है ना, यू अप्लाई बेस थ्योरम फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग nth ऑन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट फ्रॉम द nth ऑन अपॉन समेसन, अच्छा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो, जैसे ब्लैक के लिए लगाया वही वाइट के लिए लगा लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट व्हेन वी सेलेक्ट kth ऑन, k विल टेक वैल्यू 1 to n। ये मैंने लगाए हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, और ये इसका फॉर्मूला, इसी पूरे का नाम है बेस थ्योरम, डिनोमिनेटर वाले का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी। पुट कर लो, जैसे ये सम निकला है वैसे डिनोमिनेटर निकल जाएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा यहाँ वाइट है तो यहाँ k आ जाएगा, तो यहाँ है ना, यहाँ 2k की जगह बस 2 आएगा, बाकी तो सेम ही है ना। हाँ 2k की जगह k आ। सो ये आई थिंक डिनोमिनेटर तो ऐसे ही दिख गया यहाँ से कि वहाँ जस्ट 2 आएगा तो 2n हो जाएगा, तो इंस्टीड ऑफ 2n n+1 2n रहेगा। तो इसका आंसर तो दिख गया। तो डिनोमिनेटर जो बनेगा 2n रहेगा, और n+1 तो रहेगा ही नहीं, तो आई थिंक 1/n+3 आएगा। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने? जैसे p भी निकाला ना, तो b की जगह वाइट कर दो, b ब्लैक है तो वाइट कर दो, एंड वाइट लिखते जाओ, तो यहाँ बस k ये आएगा, बाकी तो सेम रहेगा। यहाँ बस k स्क्वायर की जगह k आएगा, बिकॉज k वाइट है, तो 2 है ना, k कट गया था तो k तो एक एक्स्ट्रा है वहाँ पे, तो ये आएगा। तो डिनोमिनेटर तो मैंने निकाल दिया इसके अकॉर्डिंग। अब ये देख लो un ऑन n सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे k की जगह n रखो, यहाँ पे k की जगह n रखो, uk है ना, तो हमें un चाहिए, तो k को n रखो, तो n रखोगे, सो 2n+1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n × ये आ गया। अगर मैंने nth ऑन सेलेक्ट किया तो वाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर मैंने nth ऑन सेलेक्ट किया तो वाइट उसमें n होगा,
n स्क्वायर ब्लैक होगा। तो n वाइट है आउट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अब कर लो फाइनल सिंप्लीफाई। कितना आएगा जी, देखो जरा बताओ मुझे कितना आएगा। तो ये n और n+1 मिलके तो इसको काट देगा, ये और ये इसको कैंसिल कर देगा, और उधर चला गया n+3 इसको काट देगा। आई थिंक मुझे लग रहा है 2/n आएगा जी, देख लो जी आएगा, देख लो। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है ये। सर हाँ सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक अगर गिवन है n+1/n+3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक करते हैं तो उससे आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वैसा नहीं है ना, क्योंकि वो अन सेलेक्ट करने में डिफरेंसेस है, तो वैसा नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज नॉट 1, क्योंकि डायरेक्टली हम एक अन से निकालते तो ऐसा होता, लेकिन पहले हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग फर्स्ट, है ना, तो वैसा आई थिंक डायरेक्टली नहीं होगा। होगा ऐसे आ जाएगा, देख लो आ रहा है वैसे तो 1 माइनस करके आ रहा है, क्या आएगा 1 माइनस करोगे तो वैसे नहीं आ रहा होगा ना, वैसे तो नहीं आ रहा। 2/n+3 आ रहा। तो मैंने तो गलत नहीं लिखा ना, देख लो 2n, अच्छा हो सकता है 2 ही हो, मैंने एक मिनट हाँ सही कह रहे हो, तो यहाँ 2 आएगा, वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन एरर हुआ मुझसे यहाँ पे। इसको अगर वेरीफाई करो इस तरीके से, तो मैं जैसे कह रहा था ना यहाँ k आएगा, तो 2 रहेगा बस, तो 2n होगा, तो यहाँ n × n+1/2 भी तो है, तो ये 2 कहाँ चला गया था उसके साथ, अब तो 2 आएगा ही नहीं, तो आई थिंक ये 2 ही आएगा, ये मैंने है ना, क्योंकि मैं तो गेस किया हूँ ना, मतलब पूरा लिख के देखो एक बारी, 2 आ जाएगा। तो आप जो कह रहे हो कि ब्लैक और वाइट, ये देख लो, ये मैंने से यहाँ है ना, ठीक से पुट करो, तो यहाँ ये सेम रहेगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आएगा k/k² + k, फिर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा जस्ट 2, तो 2k, तो यहाँ जो n+1 ये नहीं आएगा, इसके जगह जस्ट n आएगा, तो 2n अपॉन, हाँ 2n दिस, n कट जाएगा तो 2 बचेगा, नहीं ठीक है यहाँ 2 आएगा, तो आई थिंक जो आप कह रहे हैं शायद वो भी सही है। तो यहाँ पे क्या ये हमेशा होगा, क्वेश्चन ये है कि इज इट हेयर ओनली और एवरीवेयर, है ना। तो हमने कहा कि हमने क्या सेलेक्ट किया, पहले एक अन सेलेक्ट किए और फिर एक हमने बॉल सेलेक्ट किया, तो बॉल या तो वाइट आना है या ब्लैक आना है, यही ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे उससे निकाला हमने तो भी वही आया। तो आना या तो ब्लैक है या वाइट है, यही ना, तो आइदर ब्लैक और वाइट। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे सम करके देखूँ अलग से, मतलब इन दोनों को सम करो तो 1 आएगा, मतलब ऐसे हम नहीं मानते 1 आए डायरेक्टली मान लो, तो अगर मैं ऐसे इसको इस क्वांटिटी का सम करते हैं इसके साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके कॉमन आ जाएगा, तो ब्लैक गिवन यूके प्लस वाइट गिवन यूके, तो ब्लैक यूनियन वाइट हो जाएगा, या तो ब्लैक या वाइट, ये तो श्योर ही है, तो 1 हो जाएगा समेसन, हाँ 1 आएगा, ठीक है आप सही कह रहे हो, तो उससे 1 ही आएगा हमेशा, क्योंकि आप इसको अगर सम करेंगे, इस वाले क्वांटिटी को हम इससे सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि सो ये मतलब बाकी जगह भी 1 ही आएगा, इसका मतलब है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो ब्लैक आना है या वाइट आना है। तो मुझे वैसे शुरू में लग रहा था कि ना अलग अलग अर्न्स की वजह से डिफरेंस आएगा, लेकिन अल्टीमेटली या तो वाइट आना है या ब्लैक आना है, तो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, अगर ब्लैक नहीं आया तो वाइट आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ही तो है। सो यहाँ अगर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगेगा, है ना, और वहाँ कॉम्प्लीमेंट लगेगा, अगर मैं वाइट करता हूँ तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो चलेगा 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैंने शुरू में एरर किया था कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लेना आप लोग, देख लो जी। तो यहाँ से अब ये 2 भी कट जाएगा, तो अब आंसर आएगा 1/n, यहाँ आंसर आएगा आपके पास 1/n आएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये 12 हो गया, 11 12 हो गया। सो नेक्स्ट जो है, तो जो लोग शुरू में लिखे थे 3 5 7 6
8 10 तो 6 7 तो हो गया था ना जी, 8 में भी डाउट है तो 8 क्या है, 8 तो आसान है। तो यहाँ पे देखिए, आसान तो ये सारे हैं, करने आते हैं सब आसान है, नहीं करना आएगा सब मुश्किल है, तो वो डिपेंड करता है लेवल पे। तो बैठ के इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। अभी मेरी क्लास आज संडे मंडे ट्यूसडे इस वीक होगी, वेडनेसडे मेरी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं खड़गपुर में, मेरा थर्सडे को एक सेमिनार है तो मैं ट्रेन में रहूँगा वेडनेसडे रात को, है ना। तो सो यहाँ से ई एफ बी टू इवेंट सच दैट, है ना, ई एंड एफ टू इवेंट्स हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से 1, और आपको ये गिवन है कि ऐसा है ई गिवन एफ प्लस ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट 1 है और ई 0 से 1 में है। तो पूछ रहा है कि क्या ई एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, सिंगल करेक्ट है ना। क्या ई एफ इंडिपेंडेंट है, तो एग्जाम्पल लेके आप डिस्कार्ड कर सकते हो। अभी मुझे लग रहा है इनमें से ही आ जाएगा जैसा इक्वेशन दिख रहा है, ई गिवन एफ ई कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो ये वाली क्वांटिटी और ये सिमिलर, ये पहले टर्म तो मैच कर रही है ना। तो आपको आइडिया है, मैं अगर आपसे पूछूं इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, लेकिन सही इक्वल तो नहीं आएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अच्छा, तो हाँ ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अब ये थर्ड ऑप्शन के देखो, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिखता कि 1 माइनस ई गिवन एफ प्लस, अच्छा प्लस नहीं, वो तो 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ये नहीं आएगा डायरेक्टली, तो आई थिंक ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या दिमाग लगाए हैं, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट लगा, यहाँ किसी में कॉम्प्लीमेंट नहीं था और यहाँ दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो क्या होगा देखो, इन दोनों को ऐड कर लो। मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली है और इसकी वैल्यू, अभी मैंने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो बी ऑप्शन में है। सो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, तो जब आप ऐड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा हाँ चलो माइनस कर लो, ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस, यहाँ से ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यही है। अब इनको आप ऐड कर लो, तो और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो, यहाँ गिवन है क्या है, 1 है ना, तो रख दो। तो 1 माइनस 1 इज 1, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। सिंगल करेक्ट है तो बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो बी डायरेक्टली आ गया, देख लो। किसी को डाउट है तो देख, जिनको डाउट है देख लो भाई। नेक्स्ट क्या है जी, 8 तो हो गया ना, 10 भी हो गया था, तो 3 5 7 6 8 10 ये सब हुआ कि नहीं हुआ, कोई बच गया है देख लो। 11 12 हो गया है, 22 25 18, तो 18 में क्या है, ये भी सिमिलर ही है, सब ट्राई करते हो ना। देखो इसमें क्या है, हमें कह रहा है कि a person makes repeated attempts to destroy a target
attempts are made independent of each other, the probability of destroying the target in any attempt is 0.8. तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो डिस्ट्रॉय ना कर पाने की 0.2. गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट, तो ये मान लो इवेंट एफ है लेट्स से. सो देन द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट, ये ई मान लो, ठीक है. तो हमसे पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक. उस इवेंट का नाम ई रख दिया, इसका नाम एफ रख दिया, तो हो गया ई गिवन एफ. गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये वैसे ही तो है जो अभी कुछ देर पहले किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट. तो पहले 5 अटेम्प्ट में फेल हो गया डिस्ट्रॉय करने में, पहले 5 अटेम्प्ट में, फर्स्ट 5 ना, तो डिस्ट्रॉय करने में फेल की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.2. तो 0.2 की पावर 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले 5 अटेम्प्ट में फेल की प्रोबेबिलिटी ये है. अब टोटल कितने अटेम्प्ट उसने ट्राई किया, अच्छा रिपीटेड अटेम्प्ट्स किया. पर्सन इज मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय अ टारगेट, अटेम्प्ट्स आर मेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, तो इसने फिक्स नहीं किया, ठीक है. एफ आ गया. अब ई क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट डिस्ट्रॉयड इन 8th अटेम्प्ट. तब यहाँ भी यही कह रहा है कि पहले 5 अटेम्प्ट में फेल हो गया एंड 8वें अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुआ. द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट. अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि पहले 7 अटेम्प्ट में फेल हो गया, वो यही कहना चाह रहा है. सो गिवन दैट द फेल्स टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, तो ये आएगा पहले 5 अटेम्प्ट में फेल हो गया, 1 मिनट 0.2, छठे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, 7th अटेम्प्ट में भी फेल हो गया और 8th अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल रहा. तो फाइनली ये तो कट जाएगा, ठीक है. तो बचेगा क्या, 0.2, 0.2, 0.8, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. अच्छा, तो एक रिमार्क ये है कि अभी अगर रैंडम वेरिएबल पर होगा तो ये क्वेश्चन आसान है. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेमोरी लेस प्रॉपर्टी. अभी मैं बेसिक प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहा हूं तो हमने यूज नहीं किया है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेमोरी लेस प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब है कि ये जो गिवन है ना उसका कोई मतलब नहीं है. आपको बताओ कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हाँ, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल. तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है एक्चुअली. आपको याद होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, जैसे हमने कहा नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, तो ये जो है बाइनोमियल फॉलो करता है. नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, सो वी ट्राई अंटिल वी गेट द फर्स्ट सक्सेस. दिस इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. वही तो है यहाँ पे कि वो तब तक ट्राई कर रहा है, a person makes repeated attempt to destroy a target, attempts are made independent of each other, probability of destroying target 0.8, ये p है, ठीक है. तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में होता क्या है कि क्या गिवन है उससे कोई मतलब नहीं है. बिकॉज मॉडुलस प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी. तो इसने कहा ना कि आपको गिवन है कि पहले 5 अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो इग्नोर द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट. नाउ स्टार्ट विद द, यू कंसीडर 6th अटेम्प्ट एज द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो 6, 7, 8. अब यहां ध्यान देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, 6th, 7th, 8th वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है. तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे आपने कोई बल्ब खरीदा फॉर एग्जांपल, और उसका लाइफ टाइम है, जिस दिन खरीदा उस दिन से उसने कहा कि 10 साल चलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है एग्जांपल के लिए, और 20 साल बल्ब चल गई और 20 साल बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 साल चलेगी, तब भी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही है. मतलब व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रोसेस, अभी से स्टार्ट करो तब भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, और 10 साल बाद स्टार्ट करोगे तब भी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी. मतलब यू कैन स्टार्ट एनीवेयर. मेमोरी प्रॉपर्टी मतलब पास्ट को भूल जाता है, ये मेमोरी है ना, फॉरगेट्स. या आप मैथमेटिकल फॉर्म में आपको याद होगा ना वैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू टी प्लस एस गिवन x मोर देन एस इज प्रोबेबिलिटी x मोर देन टी. लेकिन यहाँ पे मतलब ये इसने कहा है कि टोटल वो अटेम्प्ट ट्राई कर रहा है और तब तक ट्राई करे तो सक्सेस टारगेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए. पहले 5 अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी 8वें अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होगा.
तो हमें 5 अटेम्प्ट को हम भूल जाते हैं, हम 6 अटेम्प्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 6th अटेम्प्ट जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है मान लो, मतलब यू है ना, लॉस जो मेमोरी है, मतलब पहला 5 फेलियर इज अ मेमोरी, सो यू लूज इट। तो 6, 7, 8 यही प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगा यहाँ पे। और वो वजह इसलिए है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक है, इट्स नॉट ऑलवेज होगा, ये सिर्फ ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में काम करता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल में। तो इतना नहीं करना पड़ता, अगर आपको मॉड्यूलस आइडिया होता तो डायरेक्टली यू कैन डिसाइड कि ओके सो नेक्स्ट 3 ट्रायल विल डिसाइड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, ठीक है। सो पहले 5 ट्रायल को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली में बताऊं तो ये कुछ ऐसा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8th अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ, अगर, है ना, ऐसा है, अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ अगर वो पहला 5 अटेम्प्ट उसका क्या था, ऐसा कुछ है एक्चुअली, इस तरह से समझ सकते हैं। फेल्ड इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट ना, फेल्ड इज फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, तो यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 7, 8 सम करेंगे, वो लिखना पड़ेगा स्कूल मैथमेटिकली लिखना थोड़ा, या अगर ऐसा होता x मोर देन 8 होता तो x मोर देन 3 हो जाता, लिखना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब यही है, तुम उसको लगा सकते हो, मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। तो ठीक है, रैंडम वेरिएबल जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ या तो ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरे तरीके से आप ऐसे मॉड्यूलस प्रॉपर्टी लगा सकते थे बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है जी, सो 18th के बाद क्या था, 20 तक कोई है बचा हुआ, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। कल भी क्लास होगी, कल भी इसी का डिस्कशन होगा। पहले ये सब देखो, PYQ से क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम आपको इस तरह का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये सब चीज़ें इस तरह के क्वेश्चंस सोच पाओ एग्जाम हॉल में, ये जरूरी है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे। तो ये पहले इसको निपटा लो, 82 क्वेश्चन ये है, 83 क्वेश्चन जो भी 82, 83, 82 है शायद, तो वो कंप्लीट कर लो। और फिर वो जो DPPs भेजे थे 10-10 क्वेश्चन के, 19 DPPs है, 19 है, तो 190 क्वेश्चन वहाँ है, उसको कंप्लीट करो। और डाउट फिर ये अभी इस वीक में यही कराऊंगा, मतलब ये अगर हो गया तो DPPs के डाउट कराऊंगा, नेक्स्ट वीक से फिर थ्योरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मतलब मेरी क्लास फिर वही अगले मंडे को होगी, मतलब अभी मंडे ट्यूसडे मैं लूँगा, कल मंडे है ना, परसों ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं ले पाऊंगा फिर, है ना। ये है, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, पहले आप कंप्लीट कीजिए उसको, क्योंकि ये सब बेसिक है, ये सब रैंडम वेरिएबल में भी काम आएगा, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो दिक्कत है। चलो फिर अभी आगे इसके आगे कल करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग।